स्वागत है आप सभी का नवल एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा को समझेंगे। अभी तक हमने स्वतंत्रता की अवधारणा और बर्लिन, फ्राइडमैन, J.S. मिल के स्वतंत्रता को लेकर विचारों को पढ़ा है। आज हम मार्क्सवादी अवधारणा स्वतंत्रता को लेकर क्या कहती है उसको समझेंगे। स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा को हम इन 6 पॉइंट्स के अंतर्गत समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट है बुर्जुआ समाजों में मनुष्य और उसकी स्वतंत्रता की आलोचना। मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर आधारित है, इसलिए कहीं पर मार्क्स लिखा है तो उसका मतलब मार्क्सवाद से ही है। मार्क्स बुर्जुआ समाज में पुरुष और महिला की स्थिति को अमानवीय बताते हैं। बुर्जुआ समाज पूंजीवादी समाज से संबंधित है। मार्क्स ऐसे समाज में पुरुष और महिला की स्थिति को अमानवीय बताते हैं। मार्क्स ऐसा क्यों कहते हैं कि ऐसे समाज में, बुर्जुआ समाज में पुरुष और महिला की स्थिति अमानवीय होती, या ऐसा कहें कि बुर्जुआ समाज पुरुष और महिला को अमानवीय बना देता है। उनका कहना है कि निजी संपत्ति की प्रणाली एक अमानवीय प्रणाली है और इस प्रणाली के द्वारा ही पुरुष और महिला की स्थिति भी अमानवीय हो जाती है। ऐसी प्रणाली मनुष्य को उसकी मानवता से, उसके मानवीय सार से अलग कर देती है। अर्थात निजी संपत्ति की प्रणाली अलगाव की भावना को जन्म देती है। अलगाव की भावना विशेष तौर पर श्रमिक के अंतर्गत पाई जाती है, श्रमिकों के भीतर पाई जाती है। श्रमिक अपने समाज में अपने श्रम से, अपनी प्रकृति से, अपने साथी प्राणियों से अलग हो जाता है और एक पूंजी बाजार में वस्तु की तरह बन जाता है, जीन्स की तरह बन जाता है, जिसको खरीदा और बेचा जा सकता है। निजी संपत्ति की ऐसी प्रणाली में मनुष्य गुलाम बन जाता है। मनुष्य, चाहे वो अमीर आदमी हो या गरीब आदमी, गुलाम होता है। अमीर आदमी अपनी संपत्ति का गुलाम है, अपनी निजी संपत्ति का गुलाम है, वहीं गरीब आदमी अपनी शारीरिक जरूरतों का गुलाम है। ये दोनों अधीन है। इसलिए मार्क्स का मानना था कि निजी संपत्ति मानवता की दुश्मन है। मार्क्स निजी संपत्ति को मानवता का दुश्मन मानते हैं। वहीं स्वतंत्रता एक मानव का गुण है, मानवीयता को दर्शाता है। इस तरह निजी संपत्ति और स्वतंत्रता का एक साथ आना संभव ही नहीं है। तो इस तरीके से पहले पॉइंट के अंतर्गत हमने पढ़ा है कि मार्क्स बुर्जुआ समाज में मौजूद स्वतंत्रता की वैज्ञानिक तरीके से आलोचना करता है। सेकंड पॉइंट है मानव सार, उद्देश्य और मूल्य पर विचार। मार्क्स स्वतंत्रता का नाता मनुष्य के सार से जोड़ते हैं, उसकी पहचान से जोड़ते हैं और उसके जीवन के उद्देश्य से जोड़ते हैं, उसके प्रयोजन से जोड़ते हैं। मार्क्सवादी दृष्टि में जीवन का उद्देश्य क्या है व्यक्ति का? मार्क्सवादी दृष्टि में मनुष्य का उद्देश्य है समाज का कल्याण करना, समाज के सभी सदस्यों का कल्याण करना और एक स्वतंत्र चहुमुखी विकास प्राप्त करने की दिशा में भी कार्य करना है। व्यक्ति को समाज के कल्याण के लिए भी काम करना है और विकास प्राप्त करने की दिशा में भी कार्य करना है। मनुष्य का उद्देश्य केवल अपना कल्याण करना नहीं है, अपना भला चाहना नहीं है, उसे समाज का हित भी देखना है। और यदि व्यक्ति अपने कल्याण के लिए काम करेगा
केवल अपने ही कल्याण के लिए काम करेगा या अपने ही स्वार्थ सिद्धि के लिए काम करेगा, तो ये तो उसकी सार्थत्व के खिलाफ होगा, उसके पहचान के खिलाफ होगा, मानवता के खिलाफ होगा। एक मनुष्य का सुख और विकास समाज के सुख और विकास से अलग नहीं होता। समाज के सुख और विकास में ही मनुष्य का सुख और विकास जुड़ा हुआ है। मार्क्सवाद स्वतंत्रता को एक अलग दृष्टिकोण से देखता है। मार्क्सवाद अवरोधों की अनुपस्थिति को स्वतंत्रता नहीं मानता और न ही इस बात को स्वीकार करता है कि व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वतंत्रता सर्वोच्च है, और ये कहना कि अन्य स्वतंत्रताएं इन दोनों स्वतंत्रताओं पर आधारित हैं, इस बात को भी मार्क्सवाद नहीं स्वीकारता। मार्क्सवाद की नजरों में स्वतंत्रता का मतलब कुछ और ही है। मार्क्सवाद स्वतंत्रता को जीवन के पूर्ण जीने से जोड़ता है। जीवन को पूर्ण जीना ही स्वतंत्रता है। उस आर्थिक क्षमता पर जोर देता है मार्क्सवाद जिसके द्वारा व्यक्ति को पर्याप्त भोजन मिल सके, व्यक्ति अपनी वस्त्र जैसी जरूरत को पूरा कर सके, अपने लिए रहने यानी कि आश्रय की जरूरत को पूरा कर सके, अपनी शरीर की जरूरत को पूरा कर सके। ऐसी आर्थिक क्षमता पर जोर देता है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद स्वतंत्रता को इस दृष्टिकोण से भी सोचता है कि यह बुद्धि के विकास से जुड़ा हुआ है, साथ साथ व्यक्तित्व के निखार पर भी मार्क्सवाद द्वारा जोर दिया गया है। तो इस तरीके से मार्क्सवाद स्वतंत्रता को नकारात्मक स्वतंत्रता के तौर पर नहीं देखता। ये तो नकारात्मक स्वतंत्रता का कहना था ना, हमने पहले भी पढ़ रखा है कि नकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि अवरोधों की अनुपस्थिति स्वतंत्रता है, एक संकुचित सोच स्वतंत्रता को लेकर, जबकि मार्क्सवादी इस मामले में थोड़ा सा एक बृहद दृष्टिकोण अपना रहे हैं। लेकिन अभी हम कमियों पर नहीं जा रहे, कमियां हैं, कमियां अभी हमें यहां नहीं पढ़नी। इस तरीके से हमने अभी तक देखा कि मार्क्सवाद जहां बुर्जुआ समाज में मौजूद स्वतंत्रता की आलोचना करता है, वैज्ञानिक तरीके से आलोचना करता है, तो वहीं हमने ये भी समझा कि मार्क्सवादी दृष्टि में स्वतंत्रता का मतलब क्या है। मार्क्सवाद स्वतंत्रता को किन चीजों से जोड़ता है। अब हम पढ़ेंगे कि मार्क्सवाद किन चीजों को स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानता है, वो कौन सी आवश्यक शर्त है जो स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। मार्क्सवाद कानून के ज्ञान को स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्त मानता है। हालांकि वो ये भी कहता है कि कानून का ज्ञान होना स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। हाँ, ज्ञान से व्यक्ति प्रकृति और समाज में महारत हासिल कर सकता है। प्रकृति और समाज के उद्देश्य कानून के ज्ञान के आधार पर ही प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु इससे हम स्वतंत्रता हासिल कर लें, ये कहना गलत होगा। क्रांतिकारी सामाजिक गतिविधि के द्वारा ही हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। मार्क्स का मानना है कि क्रांतिकारी सामाजिक गतिविधि के बिना ऐसा ज्ञान बेकार है। क्रांतिकारी सामाजिक गतिविधि, मार्क्सवाद क्रांति को गलत नहीं मानता। सामाजिक विकास के लिए क्रांति आवश्यक है, भले इसमें हिंसा ही क्यों न हो। निजी संपत्ति की प्रणाली, जिसे मार्क्सवाद अमानवीय प्रणाली मानता है, उसके अंतर्गत समाज
वर्ग विभाजित हो जाता है, एक ओर संपत्तिवान और दूसरी ओर संपत्तिहीन, बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग। और ये प्रणाली शोषणकारी प्रणाली है, शोषण का जन्म देती है। संपत्तिवान लोगों द्वारा संपत्तिहीन लोगों की शोषण का कारण बनती है। इस शोषण को कैसे खत्म किया जा सकता है? मार्क्सवादी दृष्टि में क्रांतिकारी कदम ही इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। मार्क्सवाद एक वर्ग विभाजित समाज में स्वतंत्रता के चरित्र को सार्वभौमिक नहीं बताता। मार्क्सवाद मानता है कि ऐसे वर्ग विभाजित समाज में स्वतंत्रता का कोई सार्वभौमिक चरित्र नहीं होता। मतलब क्या है? मतलब इसका मतलब ये कि ऐसे समाज में स्वतंत्रता का मतलब विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग होगा। संपत्ति के मालिकों के लिए स्वतंत्रता का मतलब कुछ और, तो संपत्तिहीन लोगों के लिए स्वतंत्रता का मतलब कुछ और। संपत्ति के मालिक निजी संपत्ति की स्वतंत्रता की बात करेंगे, मुनाफे की स्वतंत्रता की बात करेंगे, स्वतंत्र तरीके से अनुबंध करने की स्वतंत्रता की बात करेंगे। वहीं दूसरी ओर संपत्तिहीन वर्ग के लिए उनकी ये मांग बंधनकारी होगी। तो इस तरीके से ऐसे समाज में एक वर्ग की स्वतंत्रता दूसरे वर्ग के लिए बंधन बन जाती है। तो वो कौन सा समाज होगा जहां ऐसा बंधन ना हो, जहां निजी संपत्ति की प्रणाली मौजूद ना हो, जहां अलगाव की भावना पैदा ना हो, जहां शोषण ना हो? वो समाज होगा एक मुक्त समाज। मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता एक मुक्त समाज में ही उपलब्ध हो सकती है। मुक्त समाज का मतलब एक मुक्त समाजवादी समाज से है। एक मुक्त समाजवादी समाज ही वो समाज होगा जिसमें शोषण नहीं होगा, शोषण से मुक्ति मिलेगी, निजी संपत्ति की दीवार नहीं होगी, कोई अलगाव की भावना नहीं होगी। मनुष्य समाज में ही रहेगा, समाज में रहते हुए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगा, अपने मूल्यों के साथ वो समाज में रहेगा। मनुष्य का अपने सार से, अपनी पहचान से, अपने अस्तित्व से किसी प्रकार का कोई अलगाव नहीं होगा, और न ही इस प्रणाली में मनुष्य को अमानवीय बनाया जाएगा। ऐसा मुक्तवादी समाज, ऐसा समाजवादी समाज बुर्जुआ समाज से अलग है। बुर्जुआ समाज में मौजूद सभी कमियों को उजागर करके कार्ल मार्क्स ने समाजवादी समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की और समाजवादी समाज में ही अपनी आस्था प्रकट की और माना कि एक मुक्त समाजवादी समाज ही स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है, व्यक्ति के बहुआयामी विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। तो इस तरीके से स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।